हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मैंने अपनी पत्नी को कोको कोला में जहर डाल दिया और कहा कि इसे पी लो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कोको कोला लाया हूँ। मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर वालों की पसंद की थी। मुझे देहात की काली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं उसे अपना कैसे भी पीछा छुड़ाने के लिए कोको कोला में जहर डालकर ही बाजार से लाया था। कोको कोला गिलास में डालकर बड़े प्यार से अपनी पत्नी को दिया और मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकल गया अपने रास्ते। अब मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन था कि तभी अचानक मेरे पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, बहू की आखिरी सांसें चल रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम प्रभात है। मैं शहर में जॉब करता था और मैं अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर शादी करने के लिए घर आया था। आज मेरी शादी को 15 दिन हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये 15 दिन नहीं बल्कि 1500 साल हुए हैं। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे पापा ने अपने मरते हुए दोस्तों से वादा किया था कि वो उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे और आज उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया था अपने सर्ववासी दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके। मेरी पत्नी मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी और दिखने में बहुत काली बदसूरत थी। उसका नाम प्रीति था। मैं गुस्से में घर से निकलने लगा तो प्रीति मेरे सामने अपने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी वापस ना जाएं। मेरी पत्नी मुझे एक आँख नहीं भाती थी। मुझे उसका बोलना भी जहर जैसा लग रहा था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने से कहीं गायब हो जाए, बहुत दूर चली जाए, जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े। ये तो मुमकिन नहीं था क्योंकि वो बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी, तो वो तो ये घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था क्योंकि मैं शहर में ही जॉब करता था और वहीं रहता था। इसीलिए शायद मुझे शहर की लड़कियां ज़्यादा पसंद थी। मैंने अपने पापा के कहने पर ये जहर का कड़वा सा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन प्रीति से कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ साफ कुछ कड़वे शब्द कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी यही काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। प्रीति की बात सुनकर मैं उसका मुंह एकटक देखता रह गया था। मुझे मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी कि काली कलूटी सी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही थी। खैर, इसमें प्रीति की भी गलती नहीं थी। ये सपना शायद वो मेरी वजह से ही देख रही थी क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और सुहाग रात प्रीति के साथ मना चुका था। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मेरी गलती हुई थी। लेकिन अब मैं और प्रीति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पापा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वो मेरे पास आ गए और वो मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को 15 दिन ही हुआ है, महीने भी नहीं हुआ और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पापा की बातें सुन रहा था क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी और समझदार बेटा था। तभी तो शायद शादी में अपनी मर्जी नहीं बता सका पापा को। मेरे पापा मेरी बहुत तारीफ करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर उनसे शहर जाने की आज्ञा मांग ही ली और फिर मजबूरन पापा ने मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर गर्व होने लगा। मैं जब घर से निकला तो प्रीति छत पर कपड़ा डालने गई थी। मैं उसे बताए बगैर ही घर से निकल आया और खुले माहौल में गहरी सांस ली।
हकीकत तो यही थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर का चकाचौंध अच्छा लगता था। चाहता तो मैं अपने गांव में भी कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं रहने लगा था। गांव तो बस नाम के लिए कभी कभी आता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर मेरे पापा को ये पता चल जाता है कि उनका लाडला आज्ञाकारी इकलौता बेटा क्या काम करता है, तो बेचारे तो भगवान के प्यारे कब के हो जाते। जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। पुराने ख्याल वाली हर चमक धमक से दूर पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीनाएं और लड़कियाँ मेरी दोस्त थी। तभी तो मुझे गांव की वो काली और अनपढ़ लड़की एक आंख नहीं भाती थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े ठेके वालों भी आगे मेरे पानी भरते थे और मेरे इलाके की तरफ कोई भी स्मगलर तो क्या पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। इतना ज़्यादा दबदबा था मेरा। हाँ, मैं एक जाना माना और बहुत बड़ा क्रिमिनल था। प्रीति को भूलकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है, जब मैं भेष बदलकर एक ट्रेन में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की लड़कियां और लड़कों को मैं अपने काम में फंसाता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वो खूब पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता था। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया हुआ था। हमेशा की तरह उस दिन भी ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैं सीट पर बैठा हुआ था और एक लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। वो दिखने में गरीब घर की लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था। उसके जूते भी फटे पुराने थे और कपड़े बहुत पुरानी थी। कुल मिलाकर उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर सुना रही थी। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं अपनी सीट से उठा और उसे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। वो लड़की मेरी बात सुनते ही गुस्से से भड़क उठी और मुझे घूरने लगी। कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए तुम्हें। बस लड़कियों को सीट ऑफर कर दो और उससे बातचीत शुरू कर दो। ये तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे जानती हूँ। मुझे उसकी ये बात भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि ये मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरे डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूम गया था और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुंह कठोर हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज उस स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता था जिस स्टेशन से वो ट्रेन लेती थी और मैं भी उसके पीछे पीछे उसी डिब्बे में चढ़ जाता था। उस लड़की से बात करने का कोई न कोई बहाना तलाशा करता रहता। मैं अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वो बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके एक ही कमरे के मकान थे। वो अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की का नाम काव्या था। उसके कॉलेज का भी पता लगा लिया था। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गया और ना ही उसके साथ ट्रेन में नहीं गया और मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। अब मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया था कि काव्या के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो काव्या की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ खड़े बड़े बड़े मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही खत्म हो गया था। फिर उस लड़के ने मुझसे मेरा नंबर लिया।
नंबर लिखकर मैं वहाँ से उठा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार काव्या को देखने को करने लगा था। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही बिजी निकले थे और इस बीच मैं काव्या को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक काव्या की सहेली का कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद काव्या की शादी हो रही है। ये बात सुनते ही मेरा दिल टूट कर बिखर गया था। वो अपनी सहेली को शादी में इनवाइट की थी, तभी उसने फ़ौरन मुझे कॉल करके बता दिया। मैं गम और गुस्से की अजीब सी दो राहें पर खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं काव्या से प्यार करने लगा हूँ। मुझे अपनी हालत पर खूब हंसी आई थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में बहुत खतरनाक आइडिया आया और काव्या की बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को भिजवा कर काव्या को उसके घर से उठा लिया था और मैं अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं अपने आदमियों को सख्ती से बोल रखे थे कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उस पर किसी भी तरह का आँच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल काव्या को देखने के लिए तड़फ रहा था, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। 2 दिन और 2 रात अपने घर पर रखकर उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया था। वो मेरे घर जैसा आई थी वैसे ही मासूम वापस चली गई थी। काव्या के मंगेतर ने उसे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे ये क्या करना था कि काव्या के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लान के साथ और कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। ये मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में नाकाम थी। खैर मैं काव्या की गली में जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने बड़ी चालाकी से काव्या के पापा से दोस्ती कर ली थी। वो सीधा साधा आदमी था, उनसे बातचीत करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब काव्या के पापा से मेरी बातचीत होने लगी तो उन्होंने मुझे बताया कि काव्या का मंगेतर ही घर के सारे खर्चे किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़के की वजह से ही जलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई थी। फिर मैंने काव्या के घर राशन डलवा दिया। काव्या के पापा ने बहुत मना किया, मगर मैंने भी कह दिया कि मुझे अपना ही बेटा समझे और इस तरह से मैं काव्या के पापा से जान पहचान करके उनके घर तक भी पहुंच चुका था। मैं काव्या के घर पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन काव्या को पता चल चुका था कि मैंने उसका किडनैप करवाया था। इसलिए वो मुझसे नाराज थी और बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने काव्या के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर के पास ले जाता, तो कभी उसके घर जरूरी सामान लाकर रख देता। मेरी इसी मेहरबानियों की वजह से काव्या मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने कहा कि इंसान को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता तो वो मेरे लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाकर लाती। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। कभी कभी हम घूमने के लिए बाहर चले जाया करते थे। कभी महंगे होटलों में भी उसे खाना खिला देता था और साथ में मूवी भी देखते थे और उसे खूब सारा शॉपिंग भी कराता था। महंगे महंगे ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी दिलाता था और भी बहुत चीज़ें भी दिलाता था। और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता था, क्योंकि ये सब करने से मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। काव्या की सुंदरता का मैं दीवाना हो चुका था। मेरे द्वारा दिए गए महंगे कपड़े और ज्वेलरी से उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर गई थी। काव्या का झुकाव भी मेरी ही तरफ था। छुपे शब्दों में मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने काव्या के पापा से उसका रिश्ता मांगा था। और काव्या के पापा को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, बल्कि वो तो खुशी से पागल हो गए थे। काव्या ने भी हाँ कर दी थी, मगर ना जाने कहाँ से उसको मेरी पहली शादी की खबर हो गई, जबकि मैंने आज तक उसे प्रीति के बारे में नहीं बताया था और वो सारा दिन रो रही थी।
उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि प्रीति हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। और वो सीधी सादी लड़की है, वो गांव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर काव्या किसी भी तरह नहीं मानी और फिर काव्या ने शर्त रखी कि जब तक मैं प्रीति को तलाक नहीं दूंगा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं प्रीति को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ दिया तो मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। तो काव्या ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि खुद प्रीति छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोबारा गांव जाना पड़ा। मम्मी पापा और प्रीति मेरे गांव आने पर बहुत खुश थे, लेकिन मेरा बर्ताव प्रीति के साथ बहुत ही कठोर था। बात बात पर मैं उसको जलील करता, उसे ताने देता, मगर वो मेरी किसी भी बात का लौट कर जवाब नहीं देती थी। बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी काली कलूटी सी शक्ल मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं उसको उसकी काली रंगत के ताने जरूर देता था। उसे कहता था कि तुम्हारी काली रंगत ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उससे पूछता, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर जोर मिलता है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजाला सवेरा। प्रीति की आंखों में आंसू भर जाते थे और वो मुझे देखने लगती थी। उसके आंसुओं से पल भर के लिए जो मुझ पर कुछ असर होता था, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो काव्या के इश्क में पागल हो चुका था। मैंने प्रीति के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव शुरू कर चुका था और अब तो नौबत मारपीट पर आ गई थी। मैंने प्रीति पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वो एक शब्द भी नहीं कहा करती थी। मुझे उसकी इस रिठाई पर बहुत गुस्सा आता था। वो बहुत ही सख्त जान पड़ती थी। मैं जितना उससे दूर भागता वो उतना ही मुझ पर मरती थी। मेरी जिंदगी में अगर काव्या नहीं होती तो शायद अब तक मैं प्रीति की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता, मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था। तो उसकी ये हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं जल्द से जल्द काव्या के पास जाना चाहता था। उसकी खूबसूरत प्यारी सी सूरत मुझे याद आती थी। गांव आए हुए मुझे 2 महीना हो चुका था और इससे मेरे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं काव्या के साथ मोबाइल पर बरोबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझाता था कि थोड़ा सब्र कर लो और सारे हालात बताता रहता था। ये भी बताता कि प्रीति किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी। वो मेरी मार पिटाई सब सहती रहती है। और फिर काव्या ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। काव्या ने मुझे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, ये खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी सुनाऊंगा। और ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। सुबह हो चुकी थी। रात को जब मैं सो रहा था और अचानक से मेरी नींद खुली तो प्रीति बेड पर नहीं थी। मैंने उठकर प्रीति को घर में ढूंढा, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। फिर मैं छत पर गया तो वो उधर ही बैठी हुई थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उस समय मैंने उसे बड़े ही प्यार से बात की थी और पूछा, क्या हुआ प्रीति? मेरे पूछने पर वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी, मगर अपने ओठों पर कोई शिकवा नहीं लाई। मैंने कहा, प्रीति, मैं बहुत बुरा हूं ना। मेरे शब्दों में बनावटी मोहब्बत भरी हुई थी और मेरी इस मोहब्बत पर वो तड़प कर रह गई थी और कहने लगी, बुरी तो मैं हूँ। पहले आपकी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। जब आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रहे थे कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वो कहते हैं ना कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ होता है। प्रीति दिल की बहुत साफ लड़की थी। मैंने प्रीति के आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, आज गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक में क्या पीना पसंद करोगी? उसने कोको कोला का नाम लिया तो मैं मुस्कुरा दिया और कहा, लोकल सुबह ला दूंगा। एक पल को मेरा दिल तो चाहा कि समय यहीं ठहर जाए
और मुझे इस मासूम लड़की की जान न लेनी पड़े। मगर फिर मेरी नज़रों के सामने काव्या का चेहरा आ गया। मैं काव्या के बिना नहीं रह सकता था और काव्या को पाने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मैं कुछ समय प्रीति के पास बैठने के बाद प्रीति से कहा, चलो नीचे, नींद आ रही है। फिर हम दोनों नीचे अपने कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह मैं बाहर गया और वहाँ से मैं प्रीति के लिए कोको कोला लिया और घर वापस आने लगा। रास्ते में मैंने उस कोको कोला में जहर मिला दिया। ऐसा करते समय मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था। मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक न चलने दी। वो मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने झूठी मोहब्बत जताकर वो कोको कोला प्रीति के सामने रखा और कहा कि इसे पी लो। उसने मेरे सामने ही कोको कोला पी लिया। जब मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला कोको कोला से मर जाएगी तो मैं भी उठ गया। मेरा सामान पहले से ही पैक था। मैंने प्रीति को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफ़र पर निकल पड़ा। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वो अब निकल जाएगा। मगर ना जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं काव्या को कॉल करके अपने आने के बारे में बता दिया था क्योंकि मैं उसके घर पहुंचकर मैंने उसे सरप्राइज़ देने का सोचा था। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी क्योंकि वो फ्लैट में ही काव्या को खरीद कर दिया था। मैं उस फ्लैट पर पहुंचकर चुपके से दरवाज़ा खोला और उस घर में दाखिल हो गया। लेकिन ये क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वहाँ बहुत खामोशी थी। तभी मैंने काव्या को देखा। एक कमरे से निकली थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी और काव्या के हाथ में मिठाई की ट्रे थी। वो मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। ये मिठाई खाओ। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर बौखला गया था। जब से मैंने उसे फ़ोन किया था कि कोको कोला में जहर दे दिया है, तभी से ये तैयारी में लगी थी और खुशी मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ मुंह तो मीठा करो। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर काव्या के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वो मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और वो न लौटी तो मैं उस कमरे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजे के अंदर से झाँक कर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई। कमरे के अंदर से किसी लड़के के बोलने की आवाज़ आ रही थी। काव्या उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी, अंकित जी, आप चिंता ना करें, मैंने प्रभात का पक्का इंतजाम कर दिया है। मिठाई में जहर डालकर उसे खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने उससे ले लिया है। वो क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था। मुझे किसने मेरी शादी की रात में अगवा किया था। मेरा मुजरिम प्रभात ही तो है। वो तो भगवान की कृपा है जो अंकित जी आपने मेरे पर विश्वास किया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा ही करती रहूँगी। काव्या की बातें सुनकर मुझ में वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आई और मेरी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही है और वो तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। मेरी हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। मैंने देखा कि प्रीति के चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप उठी थी और फिर अचानक ही वो मेरे पैर पकड़कर बोली, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ प्रीति? उसने रोकर कहा, मैंने आपकी अलमारी तलाश की थी। मुझे आपके गलत काम के बारे में सब सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा रहा, उसकी बातें सुन रहा था। वो कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी।
इसीलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ और आपको इस दलदल से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूँ। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। प्रीति की कोई भी बात मुझे बुरा नहीं लग रही थी। इतना कहते ही प्रीति एकदम से जमीन पर गिर पड़ी थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। प्रीति की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 48 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर भगवान के सामने प्रीति की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था और फिर मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा देखा था और सबसे पहले मैंने प्रीति के बारे में पूछा था। भगवान की कृपा हुई और प्रीति बच गई। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में मैं दिन रात भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगी थी। मुझे 10 साल की सज़ा हुई थी। 10 साल के बाद मुझे जेल से रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं प्रीति मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया था और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से प्रीति की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी मेरी माँ से, माँ जी आपके बेटे बहुत ही बहादुर हैं। कभी भी अपने बेटे को किसी से कम मत समझिए। जब वो आएंगे तो देखिएगा कितने नेक इंसान बनकर आएंगे। वो अपने रास्ते से भटक गए थे लेकिन अब हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। मुझसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया और प्रीति के साथ जुड़वे बेटे अपने माँ के पास बैठे हुए थे। मैं प्रीति के कदमों में बैठ गया था और उससे रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगी थी। प्रीति ने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया और माफ़ कर दिया तो मैं अपने माँ पापा से लिपट गया था और पापा से कहने लगा कि आज मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने ही मेरे लिए इतनी अच्छी हमसफ़र ढूंढी थी। अब मुझे प्रीति की सांवली रंगत चांदनी जैसी मालूम हो रही थी। लोग कहते हैं इंसान कभी निराश नहीं होता, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं। मेरी शादी के 15 साल हो गए हैं और मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं। मैं प्रीति के साथ खुशीपूर्वक जीवन बिता रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।